Welcome to the James Orbit. Today we are going to start the module 2 of the power sharing. तो आज हम शुरू करेंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग की डिज़ायरेबिलिटी आती है। पहला रीज़न आता है इसका कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, जिसमें है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो इस रीज़न को हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। क्यों कहते हैं हम इसको? हमने कल देखा कि पावर शेयरिंग, श्रीलंका का हमने एग्जांपल देखा कि पावर शेयरिंग ना होने की वजह से, मेजॉरिटेरियनिज्म होने की वजह से मेजॉरिटी ने जो माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया, मेजॉरिटी वहाँ पे सिन्हाला थी, सिन्हाला ने जितने भी मेजर्स लिए वो अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए लिए गए। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि कंट्री में सिविल वार ब्रोक हो गया, कंट्री में सिविल डिसरप्शन हो गया, सिविल वॉर हो गया, लोगों में आपस में तनातनी बढ़ गई, लोगों की मांगे उठने लगी, जो ऑप्रेस्ड थे वो डिमांड उठाने लगे, जो ऑप्रेसर थे वो उनको दबाने लगे। तो ओवरऑल क्या हुआ? कंट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, सोशल कॉन्फ्लिक्ट आ गए, और जैसे ही सोशल कॉन्फ्लिक्ट आए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो शॉर्ट रन में ये अच्छा लगता है कि मेजॉरिटी जो है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा नंबर है, वो अपनी विल को इम्पोज कर दे ओवर माइनॉरिटी ग्रुप्स। लेकिन लॉन्ग रन में ये नुकसान देता है किसको? कंट्री की यूनिटी को। तो पावर शेयरिंग सबसे पहले हमारे पास क्यों जरूरी है? क्योंकि इट इंश्योर्स दी पॉलिटिकल ऑर्डर की सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो स्मूथ फंक्शनिंग रहेगी किसकी? गवर्नेंस की। गवर्नमेंट स्मूथ रन करेगी, गवर्नमेंट स्मूथ रन करेगी तो कंट्री के जो अफेयर्स हैं वो बहुत इजीली और इफेक्टिवली वर्क करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न जो है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, पहला कि वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोकती है दो ग्रुप्स के बीच में या काफ़ी ग्रुप्स के बीच में। सेकंड कि ये पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है, पॉलिटिकल गवर्नेंस को इंश्योर करती है। और थर्ड, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट द ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। जैसे हमने बोला कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हम मेजॉरिटी में हैं या एक पर्टिकुलर ग्रुप मेजॉरिटी में है तो वो अपनी विल को इम्पोज कर दे माइनॉरिटी के ऊपर। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे सिर्फ माइनॉरिटी को नुकसान होता है बल्कि मेजॉरिटी को भी नुकसान होता है, क्योंकि फॉर अ टाइम, आफ्टर अ टाइम पीरियड दी क्लैश इज बाउंड टू हैपन। क्लैश होगा, डिमांड्स उठेंगी, ऑपरेसर के अगेंस्ट ऑप्रेस्ड आवाज उठाएंगे। तो टायरेनी जो है वो लॉन्ग रन के लिए वेक गवर्नेंस के साथ नहीं चल सकती। तो पहला रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। दिस इज द कॉज व्हाई वी कॉल दिस रीजन अ प्रूडेंशियल रीजन। पहले पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है तो प्रूडेंशियल रीजन हमें पता चल गया। एंड द सेकंड रीजन इज द मॉरल रीजन। सब यहाँ पे मॉरल रीजन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप ही हुआ डेमोक्रेसी के साथ और ये डेमोक्रेसी का एसेंशियल है। पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके हाथ में होती है? द पावर लाइज इन द पीपल। क्यों? अब ये बात कैसे है बताते हैं। क्योंकि लोग जो है वो जिनसे वो गवर्न होंगे, लोग उनको इलेक्ट करते हैं, लोग चूज करते हैं कि वो किससे गवर्न होना चाहते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द वेरी एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट द रियल पावर, द रियल सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल। तो जो लोग गवर्न हो रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर डिसीजन का इफेक्ट होगा, जो लोग गवर्न हो रहे हैं, उनको राइट होना चाहिए कि गवर्नेंस कैसे हो रही है। दे हैव राइट टू बी कंसल्टेड, कि उनको गवर्नेंस का तरीका पता रहे कि क्या क्या हो रहा है, वो अवेयर रहे कि उन डिसीजन जो है गवर्नमेंट के वो उन्हें कैसे अफेक्ट करेंगे और उनका से उसमें कितना होना चाहिए। ऐसा कोई भी डिसीजन तो नहीं जो कि टायरेनिकल वे से या आर्बिट्रेरीली उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, उसका उनमें कोई कहना ही ना हो। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो है जहाँ पे सिटीजन्स जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टम में एक स्टेक एक्वायर करते हैं। स्टेक एक्वायर करने का मतलब यही है कि वो सिस्टम का पार्ट बनते हैं इन द वे दैट दे elect their rulers, they elect their government, they have right to be consulted before implementing the decisions and the policies, they have right to ask questions from the government and they have right to dissent, कि अगर कोई जवाब, कोई
सवाल उन्हें अच्छा नहीं लगा, गवर्नमेंट का कोई डिसीजन उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो उसके प्रति अपनी नाराज़गी, उसके प्रति अपनी डाइसेंट, उसके प्रति ये सब चीज़ें ज़ाहिर कर सकते हैं, वोकल हो सकते हैं कि ये स्टेप उनको अच्छा नहीं लगा या ये स्टेप उनको अच्छा लगा। तो दे हैव राइट टू बी कंसल्टेड एंड डाइसेंट एंड पार्टिसिपेट। तो रियल पावर डेमोक्रेसी में किसके हाथ में होती है? रियल पावर डेमोक्रेसी में हाथ में हो गई वी द पीपल। तो पीपल के हाथ में डेमोक्रेसी में रियल पावर वेस्ट करती है, और जिसके हाथ में रियल पावर वेस्ट करती है, एटलीस्ट दे शुड हैव द राइट टू नो, टू dissent and to participate and right to be consulted before any decision or any policy is implemented over them. Next, अब हमने पढ़ लिया कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। इसका आइडिया हमें बहुत पहले लग गया था, कल भी लग गया था जब हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा कि पावर शेयरिंग ना होने के चक्कर में श्रीलंका में नुकसान क्या क्या हुआ, और पावर शेयरिंग होने के चक्कर में बेल्जियम को क्या क्या फ़ायदा हुआ, हाउ दे अकोमोडेटेड द सोशल डाइवर्सिटी in the country and what happened in Sri Lanka because the one community was adopting majoritarian measures. तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ेंगे। अब ये पावर शेयरिंग हमने पढ़ ली कैसे कैसे होती है, अब कैसे कैसे ये पावर शेयरिंग बट होती है, मतलब कहाँ कहाँ हमें ये पावर शेयरिंग दिखाई देती है, हमें कैसे पता चलेगा कि पावर शेयर हो रही है। हमने इतना पता चल गया कि डेमोक्रेसी में रियल पावर जो है वो लोगों के हाथ में होती है, लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे क्वेश्चंस उठाते हैं, और अगर नहीं अच्छी लगती गवर्नमेंट तो उसको गवर्नमेंट को चेंज भी करते हैं। अब ये पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ लाई करती है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। तो फर्स्ट, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब सिर्फ यही नहीं है पावर शेयरिंग की, गवर्नमेंट है, लोग हैं, लोगों सारी कम्युनिटी के पास डिफरेंट अलग अलग पावर हैं, सब हर कम्युनिटी का से है। पावर शेयरिंग कैसे काम करती है? तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम स्ट्रिक्टली भी कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अभी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी क्या है कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, मेजरली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। अब इनका काम क्या क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ, कानून बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट लॉ, उस लॉ को, वो जो कानून बना है उसको लागू कराने का। एंड द थर्ड कम्स द जुडिशरी, इसका काम होता है टू इंटरप्रेट द लॉ, मतलब जो कानून बना है उसको समझाने का, उसको एक्सप्लेन करने का। अब गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन हो गए, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर्स दैट द पावर बिटवीन दीज organs of government is equally and fairly distributed and that no one exercises power unlimited. जो लेजिस्लेचर का काम है वो लेजिस्लेचर का होगा, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का, तो लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ ही बनाएगी। एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, तो एग्जीक्यूटिव विल सी टू दैट एंड द जुडिशरी विल हैव टू इंटरप्रेट द लॉ। इससे क्या इंश्योर होता है? इससे ये इंश्योर होता है कि कोई भी अपने डिफाइंड एरिया से जाकर काम नहीं कर रहा, जिसका जो जो एरिया है वो उसमें काम कर रहा है। यहाँ पे लेजिस्लेचर काम कर रही है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, यहाँ पे जुडिशरी काम कर रही है। एक दूसरे के फंक्शंस को कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, एक दूसरे के फंक्शंस को कोई ओवररीच नहीं कर रहा, बल्कि एक दूसरे के फंक्शंस पे चेक्स एंड बैलेंसेस लग रहे हैं। एंड व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंसेस? दैट इज कंट्रोल। चेक एंड बैलेंसेस कैसे हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो डेमोक्रेसी में मेजरली क्या होता है, लाइक इन इंडिया एंड ब्रिटेन, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, जो यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं असेंबली के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, यानी एग्जीक्यूटिव के काम को की अकाउंटेबिलिटी करती है लेजिस्लेचर। क्या इन्होंने काम किया उसका जवाब उनसे जवाब मांगती है लेजिस्लेचर। और जुडिशरी में जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होती हैं, उनको अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव। तो हमें पता चल गया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, और जुडिशरी में जुडिशियल ऑफिसर्स और जजेस को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजंस होते हैं
वो कितने सही हैं, गलत हैं, या रीजनेबल हैं, या आर्बिट्रेरी हैं, या गलत हैं, उन सबको चेक करने का काम होता है जुडिशरी का, उन सबको फिल्टर करने का काम होता है जुडिशरी का कि कहीं लेजिस्लेचर का कोई एक्शन, कोई लॉ सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स को हैम्पर तो नहीं कर रहा, सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, उनसे उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके बेसिक राइट्स छीने तो नहीं जा रहे। तो इन सबको सी थ्रू करती है जुडिशरी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो इससे हमने चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम देख लिया। क्या देखा हमने कि लेजिस्लेचर की गवर्नमेंट के 3 डिपार्टमेंट है, 3 ऑर्गन है। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करेगी और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करेगी। लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे। वो कैसे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के एक्शंस की स्क्रूटिनी करेगी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस की स्क्रूटिनी करेगी जुडिशरी, और जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, जजेस जो हैं, वो अपॉइंट होंगे द्वारा एग्जीक्यूटिव, एंड अगर इनको हटाया जाएगा तो वो भी किसके द्वारा हटाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के द्वारा इनको हटाया जाएगा, आर्बिट्रेरली इनको हटाया नहीं जाएगा। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी इन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड द नेक्स्ट कम्स इन लाइन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, उनमें पावर कैसे डिवाइड हुई। अब हम देख रहे हैं यहाँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लाइक दिस 1 2 3, ऐसे हम देख रहे हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब हमें गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब होता है कि गवर्नमेंट भी अलग अलग लेवल पे फंक्शन कर रही है। जैसे नेशन के लिए पूरे एक गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो कि सेंट्रल में काम करती है, जो कि पूरे देश के लिए काम करती है। दूसरी हो गई हमारी प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट मतलब जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में काम करती है। तो बेसिकली ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर इज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। और रीजनल गवर्नमेंट को हम इंडिया में जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम से, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, इनको हम रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो पावर जो है वो डिवाइड हुई भी किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना एरिया डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें कि वो काम करेगी, जिसमें कि पूरा नेशन आएगा, पूरा देश आएगा, मेन मुद्दे आएंगे, मेजर पॉलिसीज आएंगी, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गई। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी अपने डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन में, अपने स्टेट में। तो काफ़ी सारी स्टेट्स गवर्नमेंट होंगी, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। लेकिन इन दोनों के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिस एरियाज में पावर है वो उसमें ही बनाएगी लॉ, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें ही बनाएगी। फर्दर एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, इस डिवीजन ऑफ पावर को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जो कि हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज फेडरलिज्म। लोकल गवर्नमेंट होती है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई नेशनल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट हो गई स्टेट लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट होती है स्टेट के भी लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि एक बहुत बड़े स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते या उनका रिड्रेसल टाइम पे नहीं हो पाता। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया है एक लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें कि पंचायत, विलेज पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं, जिसमें कि लोगों के मुद्दे, गांव के मुद्दे गांव में सॉल्व हो जाते हैं और शहर के मुद्दे शहर में सॉल्व हो जाते हैं। तो जो हम ये कॉमन नाम सुनते हैं, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सब का आते हैं लोकल गवर्नमेंट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज़ फेडरलिज्म। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पावर जो है वो एक जगह इकट्ठी ना हो करके, एक जगह कंसंट्रेट ना हो करके, ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना ही सिर्फ रीजनल गवर्नमेंट के पास है। पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पावर को जो है डिवाइड कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी और लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी। फर्दर इनकी पावर्स को डेलीगेट किया गया लोकल गवर्नमेंट के पास, कि ताकि इनको भी ऑटोनॉमी मिल सके, ताकि इनको भी इंडिपेंडेंस मिल सके फंक्शनिंग करने की।
दिस इज व्हाट वी कॉल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, की गवर्नमेंट की पावर डिफरेंट लेवल पे एक्सरसाइज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक्सरसाइज हो रही है पूरे नेशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट पे एक्सरसाइज हो रही है और लोकल गवर्नमेंट पे एक्सरसाइज हो रही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे power may be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. Example community government in Belgium. हमने बेल्जियम में एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी हमारे पास, याद होगा आपको, जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें कि लोग जो इलेक्ट होते थे वो हर स्पीकिंग कम्युनिटी से इलेक्ट होते थे, हर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी से, वेदर वो डच है या वो फ्रेंच है या वो जर्मन है। तो अलग अलग एक कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी होती है, सोशल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर हैं उनके, अलग अलग ट्रेडिशन है या अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब ऐसा अगर हो जाए, अगर हम श्रीलंका में आ जाएं, श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें तो श्रीलंका में सारी पावर जो थी वो सिन्हालीज के पास थी, सिन्हालीज के पास सब कुछ था और तमिल्स को उन्होंने उनका राइट डिनाई किया। तो इससे क्या हुआ, उससे पावर जो है कंसंट्रेट हो गई सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स के पास, यानी बुद्धिस्ट के पास पावर कंसंट्रेट हो गई और तमिल्स तक वो पावर पहुंच ही नहीं पाई। इससे क्या हो गया, एलिनेशन हो गया दो कम्युनिटी के बीच में, जो कि मेजर रीजन था कि वहाँ पर सिविल वॉर हुआ, वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुए, वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ हुआ, ये था मेजर रीजन। तो अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लाइक इन इंडिया क्या होता है कि पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में बांटा जाता है, और अगर नहीं बंटती तो उसके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं सच एज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन प्रोविजन होता है कि पर्टिकुलर एक असेंबली में, स्टेट एक लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में इतने परसेंट लोगों का, इतने बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं, इतने सोशली बैकवर्ड क्लास जो हैं, इतने शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो हैं, इतने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी ताकि इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके। क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो कम्युनिटी के अंदर एक एलिनेशन की फीलिंग आ जाएगी, कम्युनिटी को लगेगा कि उसका तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई से ही नहीं है उसके तो ना ओपिनियन लिए जाते हैं, ना उससे कंसल्ट किया जाता। तो इसीलिए सीट्स को रिजर्व करा जाता है असेंबली में, जिससे कि उनका एडिक्वेट और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, बैकवर्ड क्लासेस का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का एंड वेमेन का, क्योंकि वेमेन पॉपुलेशन जो है वो कंपैरेटिवली मेल पॉपुलेशन के हिसाब में कम होती है, तो इसलिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है फॉर दी एडिक्वेट एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेम वही एग्जांपल जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में होता था बेल्जियम में। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। जब सबके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा तो फिर मेजॉरिटी क्या माइनॉरिटी क्या वो बात ही खत्म हो जाएगी। कोई मेजॉरिटी में है वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कोई माइनॉरिटी में वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात हो क्या सकती है। और दिस इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। Last in line is the power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements that control or influence those in power। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में जो कि पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इलेक्शन कौन कंटेस्ट करता है? इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्योंकि लोग, पीपल के हाथ में रियल पावर होती है, लोग जो है वो चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो चुनते किस में से हैं? वो कैंडिडेट चुनते हैं अपना, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को उतारती हैं जिससे कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और अपना एक सोशल ग्रुप होता है, तो जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इसकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मैच करती है और ये हमारे सोशल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं क्या कि इस पॉलिटिकल पार्टी को हमें वोट देना है या उसको वोट देना है। और इस कंपटीशन से क्या होता है? इस कंपटीशन से ये इंश्योर होता है कि पावर जो है वो कभी भी किसी एक के पास कंसंट्रेटेड नहीं रहती, पावर जो है वो चेंज होती रहती है, पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती रहती है। और अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है आफ्टर 1990s इन इंडिया, कोalition गवर्नमेंट।
ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी ना हो कि वो गवर्नमेंट बना ले, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस बना लेती हैं, गठजोड़, गठबंधन जिसे हम कहते हैं। और जब अलायंस कर लेती हैं तो 4-5 या 2-3 जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मिलकर मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं। उससे क्या होता है कि पावर जो है वो फेयरली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकती। अब सेकंड, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और गवर्नमेंट के लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हमारे पास वर्किंग क्लास है, जैसे फार्मर्स हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इनके इंटरेस्ट जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। ये इनके इंटरेस्ट कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, या तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या ये पॉलिसीज़ को और लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये इंश्योर रहता है कि सबका जो इंटरेस्ट है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो, सबका इंटरेस्ट जो है, सबकी जो ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल आर displayed. So this way कोई पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग इंश्योर करती है कि कोई पावर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ना रहे, लोगों के पास ऑप्शन रहे चुनने के, और अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं बना पाता तो वो अलायंस में कोलिशन गवर्नमेंट बना ले। या प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मूवमेंट्स हो गए, जो कि जिनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होता है, वो गवर्नमेंट प्रोसेस को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से पावर जो है वो शेयर होती है। पावर जो है किसी एक कम्युनिटी के पास नहीं है, एक ऑर्गन के पास नहीं है, एक पार्टी के पास नहीं है, एक ग्रुप के पास नहीं है। तो काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने क्या देखा कि पावर जो है सिर्फ गवर्नमेंट के एक लेवल तक कन्फाइंड नहीं है, वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में है, वो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम है, जो अपने एरिया में अपना काम करते हैं और एक दूसरे की पावर को चेक एंड बैलेंसेस में रखते हैं। फिर हमने देखा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास गवर्नमेंट पावर नहीं रहती, पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शन के साथ रहती है। So this is all for today. This is what we have learned in today's lecture, that power, how is power shared and what are the forms of power sharing and how is this happened, कैसे कैसे पावर शेयर होती है। और आज के लेक्चर में हमारा बस यही था। Until then, revise your syllabus, revise your chapter, and we will soon have the question and answer session with us, जिससे कि हम प्रिपरेशन कर सकें, मेजर क्वेश्चंस को, मेन क्वेश्चंस का लिखने का तरीका, उनका पैटर्न देख सकें। So I hope you all have understood the lesson. Thank you, take care and have a good